काफी बच्चों ने पूछा, तो कहीं ना कहीं मैंने अज्यूम कर लिया इतना तो आता ही होगा। मुझे करना नहीं चाहिए था, मुझे बताना चाहिए था, इस वजह से ज्यादातर बच्चों का एक दो क्वेश्चन तो गलत हुआ, जो आपको वैसे तो बचपन से पता है, लेकिन आपने बताया नहीं कि ये हमें बचपन से पता है। बस ये वाली बात है कि उस दिन हाईलाइट नहीं किया। तो पहले तो मैं हाईलाइट कर दूं वाया फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन था वेपर प्रेशर ऑफ अ डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज, यानी क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आपको 750 मिलीमीटर एच ही दे रखा है, राइट। और इसमें कहा गया वेपर प्रेशर ऑफ डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन मतलब सॉल्वेंट क्या है, वाटर। तो प्योर वाटर जब होता है उसका वेपर प्रेशर कितना होता है वो गिवन नहीं है। मैंने आपको तब भी कहा था कि प्योर वाटर का ना बॉइलिंग पॉइंट कभी किसी का मुंह देखना बता दो, ना फ्रीजिंग पॉइंट के लिए डिपेंड करना, ना मेल्टिंग पॉइंट के लिए, सिमिलरली प्रेशर के लिए भी डिपेंड मत करना। तो ये बात मैंने इतनी डायरेक्टली बोली तो थी, लेकिन यूज नहीं करवा पाई। तो ये गलती मैं मानती हूं कि अगर मैं करवाती तो शायद आप में से किसी से ना होती। प्योर वाटर का प्रेशर कितना होगा, प्योर वाटर का प्रेशर होगा, अगर टेम्परेचर दे रखा है उस पर डिपेंड करेगा। मुझे पता है कुछ लोगों को आता है, होल्ड इट, ठीक है, मैं कुछ उनके लिए करा रही हूँ, और जिनको आता है उनके रिवीजन है। 373 केल्विन, 373 केल्विन अगर डिग्री सेंटीग्रेड में बात करूं तो 100 डिग्री, 100 डिग्री का मतलब है पानी उबल गया। और ये बात क्लास में हुई थी कि बॉइलिंग पॉइंट का क्या मतलब होता है। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है जब वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम इतने दिन से बाई चांस 1 एटीएम 1 एटीएम कर रहे हैं, लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm is also equal to 760 मिलीमीटर एच जी, या एक और यूनिट के लिए तैयार रहिए, 760 टॉर। ये बात आप याद रखिए कि वेपर प्रेशर प्योर वाटर का मांगना, एक्सपेक्ट करना, या आपको याद ना आना, क्लैरिफाई वन थिंग, आपका चैप्टर प्रिपेयर्ड नहीं है बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू से, बेसिक कॉन्सेप्ट से। तो अब मेरे पास इसमें प्रेशर वाटर का कितना आ गया, 760। तो लोअरिंग साफ ही दिख रही है। ये वो क्वेश्चन था जिसके लिए पेन नहीं उठता है। यूजुअली आप देखेंगे जेई नीट के क्वेश्चन में आपको एडवांस में पेन उठाना पड़ता है, इनमें नहीं उठाना पड़ता ज्यादा। तो लोअरिंग कितनी हुई, 10 मिलीमीटर एच जी। अब यूनिट को साइड में रख दिया मैंने। और लोअरिंग के बाद मुझे पता है वो किसके बराबर होता है, मोल फ्रैक्शन के बराबर। द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इज, तो मेरे से तो पूछ भी इन्होंने मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट ही लिया है शायद। देखना क्या है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इज, तो ये तो बराबर ही मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के होता है। तो आंसर क्या आना चाहिए था इसका। अच्छा, रिलेटिव के बारे में बात की है, सॉरी। तो रिलेटिव तो लोअरिंग थी, मैं तो रिलेटिव के बारे में आगे फॉर्मूला लूंगी, तो नीचे क्या आएगा। अब तो आगे आंसर आपके पास 1/76। तो ये आपको आ सकता था, बस ये कॉन्सेप्ट लगाना था। एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन मुझे जो दिखता है इसके अंदर, वो दिखता है थर्ड क्वेश्चन। मैं जरा थर्ड क्वेश्चन भी लूं, मुझे पता है कम लोगों का गलत है, लेकिन इसके थ्रू एक मैसेज कन्वे करना है कि भाई ये यही क्वेश्चन प्रैक्टिस में होने चाहिए। एक सॉल्यूशन है यूरिया की जिसका 8.6 ग्राम पर लीटर है। तो यूरिया के मोलैरिटी पहले ही निकाल लो, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है आइसोटोनिक ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में बात की हुई है। सॉरी, आई एम सॉरी बच्चों। 8.6 बाय 60 इंटू वॉल्यूम इज शुड बी इन लीटर्स, वो बाई चांस पहले ही 1 लीटर दे रखा है, तो उसका तो मुझे इशू ही नहीं है। तो मोलैरिटी ये आ गई मेरे पास। अब मोलैरिटी आने के बाद मैंने तो वैसे ही निकाल ली, पता नहीं जरूरत भी है कि नहीं। इट इज आइसोटोनिक विद फलानी सोल्यूशन। तो अगर ये सोल्यूशन है, इसका पाई क्या होगा, C1 कर दूं, RT। C1 की जगह जब जरूरत होगी ये पुट कर लेंगे, ठीक है, क्लियर। अब मेरे को कहा है इसका पाई इज आइसोटोनिक विद, इसका प्रेशर सिमिलर है एक और सॉल्यूशन के जिसमें 5% वेट बाय वॉल्यूम है। 5% वेट का मतलब क्या होता है, 5 ग्राम सोल्यूट इन 100 ml सोल्यूशन, मतलब तो ये होता है वेट बाय वॉल्यूम। अच्छा, अब मेरे को अगले की मोलैरिटी निकालनी है। मोलैरिटी क्या होगी, नंबर ऑफ मोल्स, यानी 5 बाय मोलर मास। दे नहीं रखा, अगर देते तो मैं पुट कर देती। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 100 लीटर्स में लिखना पड़ता है, तो क्या लिख दूं सीधे, ये दोनों इक्वल हैं क्योंकि आइसोटोनिक है। ये थी सॉल्यूशन 2 जिसको मैंने पाई 2 बोला, ये थी सॉल्यूशन 1 जिसको मैंने पाई 1 बोला।
आइसोटोनिक का मतलब क्या है? दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर है। जब दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर है तो कर दिया इक्वेट। तुम्हारे पास आरटी आरटी तो यूं ही कट जाना है, और सी तुम ऑलरेडी देख चुके हो, तो मोलर मास आ जाएगा, ये भी आ जाना था। जब कट कट आ जाएगा तो ज्यादा कुछ बचेगा नहीं आपके पास। यहां भी 5 है, यहां 0.1 है, यहां डिनोमिनेटर में 1 है, तो कैलकुलेशन इसकी इजी थी, एक स्टेप की थी। इस तरह से क्वेश्चन थर्ड में मोलर मास आना था। एक और क्वेश्चन मुझे जो लगा कि मैं कर लूं डिस्कस, अगर आपको लगे कोई और भी करो तो मैं कर सकती हूँ। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 क्या था टेस्ट का? 3 सॉल्यूशंस दे रखी हैं, ऐसे भरमार हैं जेई नीट में इस बार भी। बस उसमें फर्क क्या होता है, मैंने एक ही सिचुएशन के 4 ऑप्शन बनाए क्योंकि ये क्लास टेस्ट था। ये अगर नीट का या जेई का होता तो मैं ऐसे 4 अलग अलग ऑप्शन बनाती और पूछती कौन सा करेक्ट है। एक में ऑस्मोटिक प्रेशर का ट्रेंड होता, एक में फ्रीजिंग पॉइंट, अब जो डीपीपी नेक्स्ट मिलेगी उसमें यही होगा, एक में फ्रीजिंग पॉइंट का ट्रेंड, एक में लोवरिंग का, और एक में एलिवेशन का। तो वो क्वेश्चन अपने आप महंगा बन जाता। तो अब आप क्वेश्चन नंबर 7 अगर समझे, इसमें कहा है कि हम सेम टेम्परेचर प्रेशर पर, टेम्परेचर दे भी रखा है, सेम टेम्परेचर प्रेशर पर 10 ग्राम ग्लूकोज, 10 ग्राम यूरिया और 10 ग्राम सुक्रोज की सॉल्यूशंस लाए, 3 सॉल्यूशन। तो पहली सॉल्यूशन मेरे पास 10 ग्राम, जो भी सॉल्यूशन मैं ले रही हूं, पहली सॉल्यूशन है मेरे पास 10 ग्राम ग्लूकोज की, उसका पाई कितना होगा? दूसरी सॉल्यूशन का पाई कितना होगा? प्रोपोर्शनल तो देखा जाए कॉन्सेंट्रेशन पर ही है सारा मामला। जब सेम टेम्परेचर है तो मेरे को आरटी लिखने में भी हाथ दुख रहा है कि मैं क्यों लिखूं। ऑब्जेक्टिव है ये, कौन सा कोई बोर्ड का क्वेश्चन जो मेरे को सारा खोल के दिखाना है। यानी ऑस्मोटिक प्रेशर सिर्फ अगर टेम्परेचर सेम है, एक ही बात पे डिपेंड कर रहा है, कॉन्सेंट्रेशन। अच्छा, इस कॉन्सेंट्रेशन भी डिनोमिनेटर सेम है, वॉल्यूम इन लीटर्स, सेम मतलब यूनिट्स लीटर्स। अब अगले ये कह रहे हैं कि 3 सॉल्यूशन ली, तीनों की तीनों 250 ml ऑफ वाटर में डाली, तो डिनोमिनेटर भी सेम ही आ गया तीनों में। मेरे को वो भी नहीं देखना, सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स देखने हैं। और यही उस दिन बात हुई थी, हाई कॉन्सेंट्रेटेड लो कॉन्सेंट्रेटेड वाली। तो नंबर ऑफ मोल्स, और तीनों में 10 ग्राम, जिसका मोलर मास जितना कम होगा उसके मोल्स उतने ही ज्यादा होंगे। तो पहला केस मेरे को दे रखा था ग्लूकोज का, दूसरा था यूरिया का। यूरिया के मोल्स होंगे 10/60, इसके होंगे 10/180, और इसके होंगे 10/342। अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से जेई और नीट में क्वेश्चन आता है ना, 99% इस तरह का आता है जिसमें कैलकुलेशन ना हो, और बोर्ड में नहीं आता ये। बोर्ड में वो कैलकुलेशन जो आज करवाऊंगी, जो लास्ट क्लास में करवाया। सो एक ये भी क्वेश्चन ऐसा था जिसमें इतने भी लिखने की जरूरत थी नहीं, मेरे को थी कि आपको दिखाना था। इस 7th क्वेश्चन के अलावा इज देयर एनीथिंग जो आपको लगा? मुझे 2-3 क्वेश्चन अच्छे लगे। एक चीज और, जो लास्ट क्लास के मेरे पीडीएफ से या जो भी मैंने क्लास में लिखा हुआ था उसमें मैंने उस वक्त तो नहीं देखा, बट somebody पॉइंटेड कि एक मैंने गलत चीज लिखी हुई थी ऑस्मोटिक प्रेशर को लेके, जो बोली सही थी लेकिन शायद लिखी गलत थी। अभी मैं वो पिछले तो नहीं खोल सकती, आप लोगों को बता देती हूँ, आप चेक कर लो अपनी कॉपीज में। ऑस्मोटिक प्रेशर जहां पर मैंने ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए वो लिखा था कि movement of solvent molecules from low concentration to high concentration होता है, शायद मेरे बोर्ड पे high concentration to low लिखा हुआ था, which was a mistake। वो अपनी कॉपीज में करेक्ट कर लेना बच्चों। किसी को क्लास टेस्ट के किसी और क्वेश्चन में इश्यू आया हो तो आई एम वेटिंग। 6th में उम्मीद ही कर रही थी कोई तो 6th बोलेगा। यार 6th बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ 6th में एक माइंड गेम आपके साथ खेला जाता है। मैं 6th क्वेश्चन करा रही हूं। अगर इस पूरे टेस्ट पेपर में देखो, सबसे लंबा क्वेश्चन 6th है, सबसे कम कैलकुलेशन 6th में है। आप बच्चों का इतना कंसंट्रेशन बना पाना कि आप 4 लाइन का क्वेश्चन पढ़ के रिलेट कर लो, दैट इज बिकमिंग अ न्यू चैलेंज फॉर अस। तो 6th क्वेश्चन सिर्फ लंबाई की वजह से डिफिकल्टी आई, तो चेक करिए मेरे साथ। क्वेश्चन 6 जो टेस्ट में था वो क्या कहता है? इक्वल अमाउंट ऑफ सोल्यूट आर डिसॉल्व्ड इन इक्वल अमाउंट ऑफ 2 सॉल्वेंट्स ए एंड बी। यानी एक सॉल्वेंट ए और एक सॉल्वेंट बी, दोनों के अंदर इक्वल ग्राम, अमाउंट का मतलब क्या ले रही हूं मैं? ग्राम ले रही हूं, कुछ भी ले लेते हैं। इक्वल अमाउंट ऑफ सोल्यूट डाला गया, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर फॉर द सोल्यूशन ए, यानी यहां पर जो रिलेटिव लोअरिंग आई होगी और यहां पर जो रिलेटिव लोअरिंग आई होगी, उन दोनों की रिलेशन दे रखी है।
तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर फॉर द सॉल्यूशन ए हैज ट्वाइस द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ बी। कैन आई से दिस? यही मतलब है, आगे चलते हैं। If Ma and Mb are the molar masses of solvent A and B, अब मेरे को मोलर मास किसका दे दिया? सॉल्वेंट का। सॉल्वेंट डिफरेंट है, सोल्यूट। मैंने जिस बच्चे ने भी पूछा, मैंने ये लाइन तो पढ़ी ही नहीं थी, तो अच्छा हुआ आपने पूछ लिया, आगे तो हम कर ही लेंगे। देन फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ ए एंड बी विद सोल्यूट, मोलर मासेस ऑफ सोल्यूट में क्या रिलेशन होगा? अब आप इसको थोड़ा ओपन अप तो करना पड़ेगा इसको, राइट? इसको किसके बराबर कर सकती हूँ? मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। क्या इस क्वेश्चन में कहीं दे रखा है सोल्यूट सेम है? एक ही बात दे रखी है, इक्वल अमाउंट्स ऑफ अ सोल्यूट। सोल्यूट सेम है और दोनों का अमाउंट भी इक्वल है, मतलब दोनों के मोल्स भी इक्वल होंगे। चलिए एनीवेज, दोनों में मोल फ्रैक्शन जो भी आया होगा, इसको मैं डैश कर देती हूँ, सोल्यूट के लिए आया होगा। तो मैं बी भी इसलिए लिख रही हूं, कहीं आप ए और बी इस क्वेश्चन में कंफ्यूज ना हो, तो मैं सोल्यूट के लिए ना प्रॉपर सोल्यूट वर्ड लिख देती हूँ, क्योंकि बी वहां पर सोल्यूट, सो एक नए सॉल्वेंट को भी बोला हुआ है। एवरीवन, दोनों में मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट सेम होगा। चलो जी, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट को खोलते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। यहां पर सॉल्वेंट क्या होगा? इसका ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट ए इज इक्वल्स टू, मतलब मैं लिखे जा रही हूं बट आपको पता है बचा कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। अब और यहां पर शुरू से क्या चल रहा था? ट्वाइस। अब दोनों के मोलर मासेस में रिलेशन आ जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट तो सेम ही है, क्योंकि सेम अमाउंट ऑफ अ सोल्यूट। अ सोल्यूट मतलब सोल्यूट भी सेम है, तो ये और ये तो कट ही जाने, बचा ही क्या है फिर अब मेरे पास? और मुझे सॉल्वेंट के लिए भी बोला गया है, इसके अंदर दो सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं, इक्वल अमाउंट, तो फिर तो मैं क्या ही करूं, इसके बाद तो सॉल्व हो जाएगा। क्यों अभय? हो जाएगा। एनीवन, कोई और क्वेश्चन? एट्थ, यस, ये तुम ना पूछते तो मेरे को दिक्कत हो जाती। ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये मतलब जब क्वेश्चन ना आया करे ना, तो अटेम्प्ट मत किया करो। जब तक बहुत कॉन्फिडेंट ना हो तो अटेम्प्ट मत किया करो। ये आपकी थ्योरेटिकल पकड़ के लिए था। इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। दो एक्वस सॉल्यूशन दे रखी है, S1 और S2, जिनको SPM, सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन से मैंने डिवाइड कर रखा है। सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन से मैंने डिवाइड कर रखा है। S2 का वेपर प्रेशर कम है। अगर मेरे से कोई वेपर प्रेशर के बारे में बात करे तो इसका वेपर प्रेशर कम है। दोनों के वेपर प्रेशर, S2 का कम बताया हुआ है ना, हाँ, तो S2 का वेपर प्रेशर इज लेस देन S1 का वेपर प्रेशर। अब इससे मतलब वेपर प्रेशर से सीधे मेरे से ऑस्मोटिक प्रेशर पूछ लिया शायद, या ये पूछ लिया सॉल्वेंट कहां से कहां जाएगा। मतलब कोई मेरे से ऑस्मोटिक प्रेशर भी पूछ सकता है, या और परेशान करने के लिए पूछना तो ये पूछ लिया कौन सी सॉल्यूशन से कौन सी सॉल्यूशन पे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्लो करेंगे। मुझे एक बात पता है, सॉल्वेंट कहां से कहां जाता है? लो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन से हाई कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ। अब इस ये किसका टेस्ट लिया था मैंने? अब इसमें आप एक बात समझिए जरा, कॉन्सेप्ट क्या लगना था। किसी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर अगर कम है, इस बात का क्या मतलब है? अच्छा, जो सॉल्यूशन बनी है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम पढ़ रहे हैं, सॉल्यूशन किसकी है? एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट की, तभी रिलेटिव लोवरिंग होती है। अगर आपको याद हो डायग्राम, जो पिंक कलर के मैं मॉलिक्यूल्स भी ड्रॉ करके दिखा रही हूं, लोअरिंग कब मिली मेरे को? जब मैंने एक नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट डाला। जिस सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कम है, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब पक्का उसके अंदर सोल्यूट के मॉलिक्यूल ज्यादा रहे होंगे सरफेस पे, तो मैंने सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा डाली हुई होगी। इसका मतलब लेस वेपर प्रेशर, मतलब वो सॉल्यूशन मोर कॉन्सेंट्रेटेड रही होगी नीचे, वेपर ऊपर तो जा ही नहीं रहे नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के, इसीलिए वेपर प्रेशर कम हो गया। जिसका वेपर प्रेशर कम है वो हाई कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, और जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा है वो लो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है। तो अब आप बता पाओगे मींस ऑस्मोसिस किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन होगा, यानी
सॉल्वेंट मॉलिक्यूल S1 से S2 में जाएंगे। ये था क्वेश्चन। ये रिलेट करना आसान नहीं था, लेकिन एक बार हो जाए तो उसके बाद मुश्किल नहीं है। ये सारे क्वेश्चन जो मैंने टेस्ट में थे सारे तुमको एनएसटी में मिलेंगे। सिर्फ दिमाग खोलना था, और ऐसे क्वेश्चन से भरी पड़ी है एनएसटी, ट्रिकी, छोटे छोटे। जो डिफिकल्ट हो लंबे कोई बात नहीं, कोई बहुत ऐसे आएंगे तो वो हमारे लिए छोड़ देना। ट्यूसडे की क्लास लगानी मैंने सिर्फ एनएसटी पे, तो अपना सैटरडे संडे मंडे थोड़ा 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 अपने दिन को इस पे डेडिकेट करिएगा। क्लियर सबको? राइट। तो ये क्लास टेस्ट हो रहे हैं, इनको आप लोग प्लीज बहुत हल्के में मत लेना। मैं क्लास टेस्ट में वो क्वेश्चन डालती हूं जो मुझे लगता है कि जरूर करने होते हैं। डीपीपी तो मुझे कई बार नहीं पता होता आपने कैसे की, पड़ोसी की हेल्प से करी, किसी मैम की हेल्प से करी। टेस्ट आप खुद करते हैं। तो जो अच्छे बच्चे सारे ही हैं, मतलब जो उस वक्त सिंसियर होते हैं, उनको थोड़ा सा दिक्कत होती है कि ये मेरा कैसे गलत हो गया। और जब क्लास टेस्ट के बाद आप हमसे अगले दिन क्लास टेस्ट के उस क्वेश्चन के लिए आते हो रेगुलर, मुझे उसी चीज से पता चल जाता है साल के एंड में यही 5-7 बच्चों का मुझे रिजल्ट मिलेगा। ये हार्ड फैक्ट है। हमें नहीं पता घर पे आप कितना पढ़ते हैं कितना नहीं, लेकिन रिजल्ट किन बच्चों से मिलता है हम उसे यही से रिलेट करते हैं। जो टेस्ट डेली टेस्ट में आए हुए क्वेश्चंस को बहुत सीरियसली ले रहे हैं, जो अपने पन्ने फेंक ठुक के इधर उधर जाते हैं, कई बार हमें गिरे हुए भी मिलते हैं सीढ़ियों में इधर उधर। आई नो दे आर नॉट गोइंग टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस एट दिस टाइम। अक्टूबर नवंबर में जागने पे थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, बट दिस इज व्हाट रेगुलर एफर्ट you need if you seriously want to do anything in life. I'm not talking about JEE. JEE is literally overrated. और भी बहुत कुछ है लाइफ में, लेकिन आपकी ये सिंसियरिटी, आप अगर अपने डेली टेस्ट को नहीं देख रहे हैं, यू आर मिसिंग बेस्ट क्वेश्चंस। अपने आप आपके जो चैप्टर टेस्ट में उसमें नंबर कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, क्योंकि आपने डेली टेस्ट को हल्के में एम ही लेना शुरू कर दिया। तो डेली टेस्ट था। तो अब आप देख लीजिए मेरे पिछली क्लास के टेस्ट के जो 4 क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए, चारों वर्दी थे। आप लोगों को बताना था, नॉक नॉक करना था, कि आप लोग भी सोच सकते थे ठीक है ये एक ऐसी चीज थी जो मैं मानती हूं कि एक बार डिस्कस होनी चाहिए थी। लेकिन वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट बॉइलिंग पॉइंट इज 760 मिलीमीटर Hg। इट इज सच अ बेसिक फंडामेंटल जिसके ऊपर आपसे कितनी गलतियां कराई जा सकती। क्लियर है? आगे चल सकते हैं। तो ये पहला मेरा टारगेट था। यस, आज का टारगेट क्या है? चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को खत्म करना। विद दिस क्लास टेस्ट डिस्कशन, आई थिंक मैंने इन दोनों पे एक बार फिर थोड़ी बात कर ली, थोड़ा रिफ्रेश हो गया। तो शायद मेरे को इसके सिंपल क्वेश्चन नहीं कराने पड़ेंगे, बट स्टिल मैं सिंपल लाई हूं ऑस्मोटिक प्रेशर के, क्योंकि लास्ट क्लास में हुए नहीं थे। थोड़ा यूनिट्स की हैंडलिंग, थोड़ा मोलर मासेस की रेंज, इसका आपको पता चले कि देखते ही पता लग जाए आंसर मेरा गलत आ रहा है कि सही आ रहा है, वो हैंडलिंग मुझे आपसे चाहिए। तो 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमारा सिलेबस है। इसके बाद आज पहले मेरे को आपसे डिस्कस करना है एक क्वेश्चन, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस जो मेरे को करनी है ऑस्मोटिक प्रेशर पे। बाकी सारा आपको कराया जा चुका है। दिस क्वेश्चन इज गिवन इन योर एनसीईआरटी। आप लोग इसे नोट मत करिए, आप इसे सिर्फ सुन के समझिए। एनसीईआरटी में भी है, डीपीपी में भी। आप चाहें तो डीपीपी में मार्क लगा सकते हैं कि हाँ ये हो रहा है क्लास में, आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं जो चाहे। पर पहले एक बार क्वेश्चन पढ़िए। इस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको ऑस्मोटिक प्रेशर में आने वाले आंसर्स की एक बहुत अजीब बात बताने वाली हूं, कि घबराना नहीं कि आंसर ये क्यों आया है। आप देखिएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर एक ऐसी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है जिसमें आपको ना उसको उबालना है, ना उसको फ्रीज करना है, ना उसके वेपर प्रेशर की लोअरिंग देखने के लिए उसको 373 डिग्री तक लेके जाना है। ऑस्मोटिक प्रेशर एक ऐसी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है जो बॉडी टेम्परेचर या रूम टेम्परेचर पर हो रही है। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर नापने के लिए भी मेरे को 373 केल्विन तक टेम्परेचर ले जाना पड़ रहा है, उबालना पड़ रहा है पानी को लिटरली, कि कितने पे लोअरिंग, कितनी लोअरिंग मेरे को मिली। और मेल्टिंग और फ्रीजिंग और ये बॉइलिंग अभी आप आज पढ़ेंगे, नाम ही है उन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में। ऑस्मोटिक प्रेशर की एक बहुत खास बात है, ये रूम टेम्परेचर या बॉडी टेम्परेचर पे होता है। तो जितना भी लाइफ रिलेटेड चीजें हैं जिनका मोलर मास मुझे चाहिए, जैसे कुछ प्रोटीन्स, आपने देखा होगा जब भी किसी को किडनी इशू आता है, या जब बहुत ज्यादा फास्टिंग पे लोग बैठते हैं, धरने भी होते हैं, भूख हड़ताल भी होती है, बहुत ज्यादा फास्टिंग पे बैठते हैं, तो उनका रोज यूरिन टेस्ट होता है। और जिस दिन यूरिन में प्रोटीन आने लग जाता है, उस दिन उसका मतलब है कि उसकी किडनी डैमेज होनी शुरू हो गई है बिकॉज ऑफ एक्सेसिव फास्टिंग। प्रोटीन का बॉडी से निकलना मींस डैमेज
एक परमानेंट डैमेज की साइड है, किडनी पे डैमेज आना शुरू हो गया, क्योंकि किडनी ही तो अलाउ करती है कि फिल्टर होके ब्लैडर में क्या जाए, और अगर फिल्टर से प्रोटीन निकल के आ गया मींस किडनी का फिल्टर खराब होना शुरू हो गया। तो यूरिन टेस्ट जो होता है उसमें डायग्नोसिस में वो क्या क्या चीजें चेक करते हैं, जैसे डाउट आता है कि भाई ये वाला टेस्ट करना है, आपने प्रोटीन ढूंढना है कौन सा है, तो वो जो प्रोटीन है उसकी एक्वस सोल्यूशन बनेगी और उस प्रोटीन का मोलर मास आएगा, और मोलर मास से कंफर्म होगा आप जिसको प्रोटीन डाउट कर रहे थे वो प्रोटीन है भी कि नहीं। टेस्ट इज नेगेटिव, नहीं है प्रोटीन, नॉट टू वरी, कुछ और है, चलिए जी दूसरा टेस्ट लिख के देते हैं। एंड इफ इट इज प्रोटीन, कंफर्म्ड कि ये प्रोटीन अगर यूरिन में आया है मतलब किडनी पे इफेक्ट है। और कई जगहों पे ऐसा होता है, ऐसा नहीं मैं कह रही एक ही जगह पे, आई एम जस्ट गिविंग यू वन एग्जांपल। ऐसी जगहों पर जहां पर मेरे को ब्लड सैंपल, यूरिन सैंपल या किसी भी म्यूकस सैंपल कहीं से भी टेस्ट करना होता है रिलेटेड टू लाइफ, वहां पर यही वाली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यूज करनी मजबूरी होती है, बिकॉज प्रोटीन्स, हार्मोन्स, विटामिन, ये बहुत सारी ऐसी चीजें जो टेम्परेचर सेंसिटिव होती हैं। आपकी बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ जाए आपको खाना नहीं पचता, आपको वीकनेस होने लगती है, आपके एंजाइम काम करने बंद कर देते हैं, आपको एनर्जी नहीं मिल रही होती है। तो दीज प्रोटीन्स, हार्मोन्स, पॉलीमर्स, बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, दे आर टेम्परेचर सेंसिटिव। इनका मोलर मास निकालने के लिए आपके पास चारा ही कुछ नहीं, आपको ऑस्मोटिक प्रेशर वाली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ही यूज करनी पड़ती है। आप इनको उबाल नहीं सकते, उबाल के तो डैमेज हो जाएगा। आप देखिए दूध उबाल के क्या होता है, चेंज आ जाता है ना उसके अंदर। एग को उबाल के क्या आ जाता है, कितना मेजर चेंज आ जाता है रॉ एग और उबले हुए एग में, राइट। तो प्रोटीन को तो आपने खत्म ही कर दिया, आप पता नहीं क्या ढूंढ रहे हो, किसका मास ढूंढ रहे हो। सो उसमें अगर मैं उस सिचुएशन को साथ साथ समझूं, 2 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन ऑफ प्रोटीन कंटेन इतने ग्राम ऑफ दैट प्रोटीन, ऑस्मोटिक प्रेशर उसकी वजह से कितना मिला, इतने बार। इस क्वेश्चन को लाने का मेरा मकसद था यूनिट ऑफ प्रेशर, इस पे थोड़ा आपको ध्यान दिया जाए। एट 300 केल्विन आपसे पूछा गया मोलर मास, मुझे पता है, मैंने आपको नोट करने को इसलिए मना किया, इस क्वेश्चन में कोई डिफिकल्टी नहीं आने वाली। पाई इज इक्वल्स टू CRT आपने लिखना है, आपको सिर्फ सोच आएगी मैं आर क्या पुट करूं। लास्ट क्लास में बोला था, बस यूज नहीं करवाया था। जब भी बार में है, टू बी प्रिसाइज 0.083, एटमॉस्फेयर में तो 0.082, तो बार में जब भी है तो आप इतना पुट करोगे आर, बाकी ये सारी चीजें आपको पता है। एंड अगर आप इसको कैलकुलेट करते हैं, अभी मत करना, अगर आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो इनके आंसर, मोलर मास के आंसर 50,000 से 1.5 से 2 लाख की रेंज में आएंगे। प्रोटीन बड़ा मॉलिक्यूल है, आप लोगों को मोलर मास की आदत है, सुक्रोज सबसे बड़ा 342, उसके आगे तो आप देखते ही नहीं। जैसे ही इसका आंसर 76,000 आएगा आपको लगेगा मैं तो कुछ गड़बड़ कराया, हो रही है कुछ गलती। तो ऑस्मोटिक प्रेशर की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को यूज करके जो मोलर मासेस आएंगे वो ह्यूज आएंगे, 50,000 से तो स्टार्ट होंगे, 1.5-2 लाख तक आएंगे। वाई? बिकॉज ऑस्मोटिक प्रेशर से आने वाले मोलर मासेस या तो प्रोटीन्स के हैं, सारे मैक्रोमोलिक्यूल्स के हैं, या हार्मोन्स के हैं, या कोई भी और पॉलीमर के, जिसमें लाखों यूनिट किसी एक चीज की एक साथ जुड़ के बनी हुई। तो मोलर मासेस में ये ध्यान रखिएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर से आने वाले मोलर मासेस थाउजेंड्स और लैक्स में आएंगे। आप इसे सॉल्व करोगे, आप देख ही लो 10⁻³ आपने मोलर मास निकालना है, ये अपने आप आपका देखो तो पूरा कैलकुलेशन कहां पहुंचा देगा। तो 76,000 के आसपास अगर मोलर मास आए तो उससे घबराना नहीं है, ये एक क्वेश्चन करके आपको बताना था। क्लियर सबको ये चीज कि मोलर मासेस क्या आएंगे, कैसे आएंगे। अब आ जाती हूं मैं एक और क्वेश्चन पे, जस्ट पुट योर वैल्यूज एंड टेल मी, कुछ कर सकते हैं इस क्वेश्चन में तो आई एम वेटिंग। करना, दीपाली, जसकरण, आन्या करिएगा बच्चे, अरीवा। ये अगर टोटली आपने करना है, आप वैल्यू पुट करिए, सोचिए इसमें पूछा क्या है, कैसे, क्या बताऊं मैं। अगर 36 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन दिस, हैज ऑस्मोटिक प्रेशर दिस, इफ ऑस्मोटिक प्रेशर सेम सॉल्यूशन इज दिस, सेम टेम्परेचर, व्हाट वुड बी इट्स कॉन्सेंट्रेशन। बस आर की टर्म्स में निकाल के आप कर सकते हो, मतलब आर और टी तो कट ही गया, आई एग्री, मतलब आप ये समझिए, देखिए
ठीक है, कट जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि ऑस्मोटिक प्रेशर, मतलब डिवाइड कर लीजिए, जो कर लीजिए, जिसको जैसे सही लगे, आपका अपना हाथ होना चाहिए। पाई 1 बाय पाई 2 इज इक्वल्स टू C1 बाय C2। बस ये खुद करना है और कुछ। तो इसमें आप देखिए, लिखते तो RT लिखते, वो कटना ही था, ऊपर दे रखा है। तो माय पॉइंट वाज अननेसेसरी आर की वैल्यू पुट करके मल्टीप्लाई करके टेम्परेचर से वो हेडेक मत लेना, एंड में सोचोगे ये आती है, तो आसान तरीका था। शुरू में ये खुद ही समझ लीजिए, दो चीजों को कंपेयर किया गया। नहीं आए तो मुझे बताइए। समझ आ जाएगा बच्चों? हाँ ना, आंसर मैं इंटरेस्टेड भी नहीं हूँ, लोग कैलकुलेटर खोले बैठे हैं। कैलकुलेटर तो नहीं खोले बैठे ना? अरे भाई बढ़िया है, तो बहुत अच्छी लाइफ रहेगी तुम्हारी, फोन नहीं है जी। हो जाएगा अब ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर के रिलेटेड एक होमवर्क आपको दे रही हूँ, वो खुद ढूंढ के आना। एनसीईआरटी का एक पैराग्राफ है जिसको काफी कुछ मैं बता चुकी हूँ। व्हाई इज दिस सो फॉर प्रोटीन्स, हॉर्मोन्स एंड अदर्स ऑल्सो। कुछ और ऐसे मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं जिनके लिए ऑस्मोटिक प्रेशर वाली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को प्रेफर किया जाता है। एक तो मैंने बता दिया, बिकॉज इट इज these molecules are temperature sensitive, और ऑस्मोटिक प्रेशर में टेम्परेचर को हम रिक्वायर्ड रेंज में रख सकते हैं। दूसरी क्या वजह है, चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में मोस्ट प्रेफर्ड यही क्यों होती है? दूसरी वजह आप खुद ढूंढ के देंगे, मैं नहीं। क्लास के एंड तक आपको रियलाइज हो जाए तो भी चलेगा, मुझे बताएंगे, अदरवाइज एनसीईआरटी पढ़ेंगे। ये बोर्ड का बड़ा फेमस क्वेश्चन है, व्हाई इट इज सो। है कुछ ध्यान में? बताओ। हाँ, तो वो तो प्रॉपर्टी ऐसी है। बड़े मॉलिक्यूल्स होंगे तो वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में रह जाएंगे, ठीक है। छोटे भी रह जाते हैं बेटा, सोल्यूट। नहीं मतलब मैं बायो में और आगे तो नहीं जाऊंगी, बट मतलब ऐसा, लिपिड लिपिड से सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बनती है। बाय मतलब थोड़ी बायो अगर मुझे आती है, बाय मॉलिक्यूलर लिपिड लेयर होती है, SPM। उसके थ्रू कोई सोल्यूट पास नहीं हो सकता। अगर बाकी के सोल्यूट उससे पास ऑन हो रहे होते तो लाइफ वाज नॉट पॉसिबल। कोई सोल्यूट नहीं पास होता इलेक्ट्रोलाइट्स के अलावा। इसीलिए मेरे को अपने खाने में रोज इलेक्ट्रोलाइट्स रखने पड़ते हैं। नींबू पानी, नमक हम क्यों लेते हैं? बिकॉज इलेक्ट्रोलाइट जो है वो सेल के अंदर नहीं रुक पाते। हाँ जी, आप कुछ कह रहे थे? यस, मैं भी यही कहने लगी, जब तक तुम बॉइलिंग मेल्टिंग नहीं पढ़ोगे तब तक बता कैसे पाओगे? जब तक चारों कॉलिगेटिव का फॉर्मूला हाथ में नहीं आएगा तुम नहीं बता पाओगे, तब मुझे उम्मीद है बता लोगे। चलिए जी, तीसरी और चौथी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं हम। तीसरी और चौथी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इसको पहले समझना फिर ग्राफ बनाना, क्योंकि इसका ग्राफिकल ही एक्सप्लेनेशन है। इसके लिए और कुछ नहीं है मेरे पास कहानी सुनाने को। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इस वर्ड का मतलब क्या है वो आपको इस ग्राफ से समझ में आएगा। आई होप अभी थोड़ी देर सब लोग ग्राफ पे ही रहें। आप देखिए यहां पर मैंने क्या लिखा हुआ है, वेपर प्रेशर, जो पिछली दो क्लासेस से चल रहा है। और यहां क्या है, टेम्परेचर। आप सभी जानते हैं वेपर प्रेशर के लिए हमने इतनी तक बात की, किस पे डिपेंड करता है, किस पे नहीं। कंटेनर के साइज शेप पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे, ज्यादा वेपर जाते जाएंगे, वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा। इज इट क्लियर एवरीवन? मैं लेकर आती हूं अब प्योर सॉल्वेंट, क्योंकि अगली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में भी सेम ग्राफ बनना है। एक में समझा दिया तो मेरी दो दो हो गई एक साथ। अब आप यहां पर प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को उस जगह देखिए जहां मैं कह रही हूं, दिस, ये डॉट। ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर इतना था, मैंने धीरे 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 उसका टेम्परेचर बढ़ाना शुरू किया। वेरी ऑब्वियस है उसका वेपर प्रेशर बढ़ना शुरू होगा, और मैंने ग्राफ प्लॉट कर दिया। मुझे इस ग्राफ को देखते ही पता चल जाएगा, जब वेपर प्रेशर 1 atm या 760 मिलीमीटर Hg आ गया, भाई ये तो वो पॉइंट था जब प्योर सॉल्वेंट उबलता है। बॉइलिंग पॉइंट का सही मायने में मतलब मेरे को इस ग्राफ में आज मिलता है। हेडिंग ही मेरी बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड तो मेरे को चाहिए। तो ये ग्राफ आपको मैं अगर अब बना के दूं किसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में,
और आपसे बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर क्वेश्चन पूछूं, आपको पता है बॉइलिंग पॉइंट कौन सा है? TB नॉट। नॉट माने प्योर सॉल्वेंट, ये है बॉइलिंग पॉइंट। तो वाटर होगा तो पक्का यहाँ 100 डिग्री मिलेगा या 373.15 केल्विन मिलेगा। नाउ अब मैं आ जाती हूं सॉल्यूशन पे। आप याद करिए, जैसे ही प्योर सॉल्वेंट के अंदर मैंने थोड़ा सा नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट, थोड़ा सा नमक या चीनी डाल दिया, तो क्या हो रहा था? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर कम, क्योंकि नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का तो कंट्रीब्यूशन 0 हो गया और सॉल्वेंट को उसने ऊपर ज्यादा आने नहीं दिया, सरफेस पे खुद घेर ली जगह। रिमेंबर? तो सॉल्यूशन का उसी टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर की लोअरिंग देख रहे हैं, वेपर प्रेशर नीचे आया हुआ है, और यही वो डेल्टा पी है जो पिछली क्लास में और अभी आपने करा, ये हमेशा नीचे होगा। व्हाट इज करेक्ट और इनकरेक्ट अबाउट ग्राफ? तुम सॉल्यूशन का ऊपर लिखा मिलेगा तुमको, ग्राफ तो सेम ही है, बस इतना फर्क कर दूंगी, ऊपर सॉल्यूशन नीचे सॉल्वेंट गए। गलत है वो ग्राफ, क्योंकि नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट डालने का मतलब ही वेपर प्रेशर कम करना है, और वेपर प्रेशर अगर कम करना है तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इज ऑलवेज लेस। और आपने पिछली क्लासेस में बड़ा ऑब्वियस ऑब्वियस करके बोला भी है, इसमें तो ये लेस ही होगा, फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई होता है, तो ग्राफ में ये बात आ गई मेरे पास। अब सॉल्यूशन का क्योंकि वेपर प्रेशर कम हो गया, इसके ऊपर उस दिन मैंने बहुत डिटेल में आपसे बात की थी। भाई जब प्रेशर कम हो गया, जब हम डेविएशन भी कर रहे थे तब भी, जब इसका प्रेशर कम हो गया, अब मैं इसका टेम्परेचर बढ़ाना शुरू करती हूँ सॉल्यूशन का। बढ़ाते गए, नोट कर लिया, ग्राफ बन गया। इसकी बॉइलिंग कब हुई? जब इसका प्रेशर इस ब्लू लाइन को टच किया होगा। इसका बॉइलिंग पॉइंट टीबी नॉट तो नहीं लिख सकती, बी फॉर बॉइलिंग, टी फॉर टेम्परेचर, टीबी कितना एलिवेट हुआ। अगर आपके पास क्वेश्चन आए ये क्या है, it's a colligative property which is named as elevation in boiling point। यानी पानी में अगर आप नमक डाल रहे हैं तो आप उसके बॉइलिंग पॉइंट को थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं, इसीलिए खाना आसानी से पकेगा, पानी जल्दी सूखेगा नहीं, मेरा फ्यूल भी बचेगा और मेरा पानी भी बचेगा। तो नमक डाले बिना पकाने में हमेशा देर लगती है, तो द मोर सॉल्ट यू ऐड, मोर इट विल क्रिएट दिस लोअरिंग। और अगर पिकल्स आप कभी देखें, जितने भी पिकल्स, जैम्स, जेलीज हैं, उसमें सोल्यूट बहुत ज्यादा होता है, पिकल्स में नमक बहुत तेज होता है। आपके पास आएगा सवाल, आप जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे, हाई ब्लड प्रेशर वालों को अचार क्यों मना किया जाता है, पिकल्स क्यों मना किए जाते हैं? उसमें सॉल्ट बहुत ज्यादा होता है। सॉल्ट क्यों ज्यादा डाला जाता है? लिसन, सॉल्ट इसलिए ज्यादा डाला जाता है कि जिस चीज का अचार डाला जा रहा है, कोई ना कोई फ्रूट या वेजिटेबल का डाला जा रहा है, इट इज अ वे ऑफ स्टोरिंग वेजिटेबल्स फॉर लॉन्ग, तो उसमें आप सॉल्ट डाल देती हो तो क्या है, आपने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख दिया उसको, बाहर सॉल्ट बहुत ज्यादा रख दिया। जब बाहर सॉल्ट बहुत ज्यादा होगा उस फ्रूट या वेजिटेबल के पीस के कंपैरिजन में, उसका सारा पानी किधर जाएगा? बाहर श्रिंक हो जाते हैं, वो वेजिटेबल का पीस श्रिंक हो जाता है, जिसका आप जिसके लिए सॉल्टिंग करते हैं, जिसको आप अचार डालते हैं, उसका सारा पानी बाहर चला गया। और उसमें तेल भी बहुत ज्यादा डाला जाता है, ताकि वो पानी जो है, वो तेल उस पानी को उस वेजिटेबल से टच ना होने दे, बिकॉज ऑयल एंड वाटर आर इमिसिबल। तो इस तरह से ज्यादा नमक अगर मैं नहीं डालूंगी तो वेजिटेबल के अंदर का पानी बाहर जाएगा नहीं, उस पानी में फंगस लगेगी, माइक्रोब्स डेवलप होंगे और वो खराब हो जाएगी। तो ज्यादा नमक डालने का मकसद क्या था? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बनाना, ताकि एक्सोऑस्मोसिस हो, वो सब्जियां या वेजिटेबल्स या फ्रूट जो हैं वो श्रिंक हो जाएं और उसमें माइक्रोब्स डेवलप ना हो पाए। तो आप देखिए, एक अकेले नमक को मैं डाल के कितने पर्पस सॉर्ट कर रही हूं। सेम गोज हेयर, अगर मेरे को बॉइलिंग पॉइंट को एलिवेट करना है, थोड़ा सा बढ़ाना है, तो मुझे कोई भी नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट डालना है। खाने में हम चीनी पसंद नहीं करते, हमारी कुकिंग जो है उसमें, हमारी इंडियन कुकिंग, एशियन कुकिंग में तो सॉल्ट ही डलता है, तो हम सॉल्ट डालते हैं। उसका पर्पस टेस्ट के अलावा एक ये भी बहुत बड़ा पर्पस है। क्लियर एवरीवन? तो ग्राफ को देख के आप एलिवेशन समझा लेंगे। अभी ग्राफ मत बनाइए, एक चीज और करूं, एक साथ बनाई, ताकि इसके बाद मैं इसके क्वेश्चंस पे पहुंच सकूं। अभी तो ये बात पता ही नहीं चली आपको ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों है। तो पहला सवाल, व्हाई यू से दैट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी? बिकॉज
we found it practically in lab कि elevation in boiling point is proportional to molality. जिस दिन मोलारिटी की क्लास हो रही थी उस दिन मैंने यही कहा था इसके क्वेश्चन तो आगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में खींच लूंगी मैं आपके. मोलारिटी ऑस्मोटिक प्रेशर में खींच लिया और मोलालिटी मेरा अब आ गया. मोल फ्रैक्शन सबसे पहले वाली में आ गया. तो मोलालिटी इज नाउ न्यू टर्म फॉर मी. प्रोपोर्शनैलिटी हटाऊं तो मेरे को क्या लाना पड़ेगा? क्या कोई मेरी हेल्प कर सकता है इस कॉन्सेप्ट को डिफाइन करने में? डिफाइन करने में नामकरण मैं कर दूंगी. यस, सॉरी. मोलालिटी को 1 डाल दूं तो क्या आगे क्या? यस, एलिवेशन इन बॉइलिंग. अगर मैं मोलालिटी को 1 डाल देती, मैं लेती ही 1 मोलल सॉल्यूशन, तो क्या हो जाता? m की जगह 1 आ जाता. क्या बोलती मैं? kb तो tb के बराबर आ गया. व्हाट इज दिस डेल्टा टीबी? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. तो लिसन केयरफुली, फिर लिखेंगे सारा एक साथ. This constant is nothing but elevation in boiling point when solution is 1 molal. पहले तो सिंपल लैंग्वेज रखिए. 1 मोलल सॉल्यूशन में जितना एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट में होता है वही केबी है. क्वेश्चन में मैं केबी ना देके ये दूंगी, तो इसीलिए इस लैंग्वेज पे आ रही हूं. क्वेश्चन में मिल जाएगा 1 मोलल सॉल्यूशन का इतना एलिवेशन है, बताइए इसका केबी कितना? तो केबी तो है ही, और है क्या? राइट, दिस इज केबी. तो अब मेरे को डेल्टा टीबी भी कोई कहे बताओ, हालांकि मैंने ग्राफ में बता दिया, बट हम में से कोई हो जो कहे पता नहीं जी डेल्टा टीबी क्या है. एलिवेशन बढ़ के कितना हुआ माइनस ओरिजिनली कितना था, सबट्रैक्ट कर दोगे तो वो एलिवेशन आ गया. केबी को नाम अब देते हैं, केबी इज नथिंग बट 1 मोलल सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट में कितना एलिवेशन हुआ, इसीलिए इसका नाम है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट. मोर फेमसली इट विल बी आस्क्ड एज इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट. मोस्ट कॉमनली इट इज आस्क्ड एज इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट. आपके बोर्ड का 1 मार्कर क्वेश्चन है, इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट की यूनिट दीजिए. तो फिर सोच में पड़ जाते हैं वो बॉइलिंग वाला था कि फ्रीजिंग वाला था. तो इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट. अब करिए नोट, फिर मैं सॉल्व करवाती हूं. मैंने नीचे मोलालिटी को ओपन करके लिखा हुआ है, आपकी मर्जी होगी तो लिखना, नहीं तो अगले क्वेश्चन से वैसे ही कर लेंगे. पहले ग्राफ बनाइए, फिर इसके साथ यूनिट तक का काम करिए. देन आई विल आस्क यू टू डू सम मोर वर्क. बन गया बच्चों ये सबके पास? अब एक चीज देख लो, इसके नीचे मैंने मोलालिटी को खोल के सारी उछल कूद जो तुम लोग कर सकते हो मैंने पहले करके रखी हुई है. चेक मोलालिटी को. अच्छा, केबी की यूनिट पे ध्यान रखिएगा. केबी की यूनिट निकालना कोई मुश्किल नहीं होना चाहिए आपके लिए. आपको पता है मोलालिटी की यूनिट क्या होती है? मोल पर केजी. ठीक है, इसकी यूनिट होती है मोल पर केजी, इसकी होती है केल्विन. अच्छा, ये गैप है, इसकी भी बड़ी प्यारी गलतियां होती है, देखेंगे आप लोग आज करते हैं कि नहीं, कि एलिवेशन चाहे डिग्री सेंटीग्रेड में दे रखा हो चाहे केल्विन में, एक ही बात है, क्योंकि वो स्केल का गैप सेम होता है. तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट अगर आपको 20 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है तो उसको केल्विन में कन्वर्ट मत करना, गैप है. गैप चाहे किसी भी स्केल में हो सेम होता है. तो ये जो इसके नीचे मैंने कर रखा है, जरूरी नहीं है ये करना, बट कोई कहे ना कि मैंने कराया नहीं तो मैंने कर दिया, कि मैंने मोलालिटी को ओपन किया, उसको इधर उधर किया. ये क्वेश्चंस के थ्रू आप कर सकते हैं, बट एनीवन हु इज इंटरेस्टेड कैन सी. डेविएशन का नाम ही नहीं आया अब तक. वो तो राउल्ट्स लॉ पे गई बात, ये डेविएशन के लिए तो है ही नहीं. ये तो किस चीज के लिए? आप एक प्योर सॉल्वेंट लाए थे, उसका प्रेशर इतना था, जब आपने उसके अंदर एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाला तो क्या हुआ? सॉल्यूशन बनी, और उसका प्रेशर पे क्या असर पड़ा, एलिवेशन मतलब बॉइलिंग पॉइंट पे क्या असर पड़ा, फ्रीजिंग पॉइंट पे क्या असर पड़ा. इट हैज नथिंग टू डू विद डेविएशन, नथिंग. गलती से भी नहीं. ठीक है, हो गया सबके पास? एक आधा क्वेश्चन करते हैं इसके बाद. अब अगर तुम लोगों के पास ये फॉर्मूला है, एवरीवन, कौन सा फॉर्मूला लाऊं जिससे क्वेश्चन पूछ सकूं? इसको देख के कोई मेरे को जस्टिफाई कर सकता है व्हाई इट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी?
ठीक है, क्योंकि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट सिर्फ मोलालिटी पे डिपेंड करता है। सो कॉलिगेटिव में मोलालिटी वर्ड तो नहीं आया था। नंबर ऑफ मोल्स, मोलालिटी में आप वाटर कितना ले रहे हो पर केजी, मोलालिटी में एक ही चीज तो आपके हाथ में थी, वो थे नंबर ऑफ मोल्स, हेंस इट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी because delta TB is proportional to molality which is in turn proportional to number of solute molecules। और ये फिट बैठता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में कि नंबर ऑफ सोल्यूट पर जो चीज डिपेंड करेगी वो आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कह सकते हैं। कुछ लोगों का पेन चल रहा है तो मैं वेट कर रही हूँ, मुझे बताइए, हो जाए तो अननेसेसरी पेन मत चलाते रहो, ड्राइंगे ना बनाते रहो। तो आपके पास डीपीपी लास्ट क्लास में पहुंची हुई है, आपकी डीपीपी में है ये क्वेश्चन जो मैं अब आपको इसके कराऊंगी। लेट्स सी, मेरी अगली स्लाइड पे अगली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आती है, क्वेश्चन दोनों एक जैसी हैं तो वी कैन। चलो जी, ये क्वेश्चन मैं ही करा देती हूँ, एक बेसिक सी चीज है। अगेन मुझे कुछ ऐसी चीजें बताने का मौका मिल जाएगा जो हिडन होती है और हम सोचते हैं आपको आती होंगी और आपसे मिस हो जाती है, जैसे लास्ट क्लास के टेस्ट में हुआ। बहुत ही सिंपल सा एक क्वेश्चन है, सुनिएगा। 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज डिजोल्व इन 1 kg ऑफ वाटर, तो कैलकुलेशन से मुक्त कर दिया। यहीं पर आपको पता है आपकी मोलालिटी आ गई। कितनी आ गई? ग्लूकोज का मोलर मास 180 होता है, 0.1 बाय 1 kg, मोलालिटी 0.1। क्वेश्चन कितना इजी कर दिया मेरे, मोलालिटी पहले ही झटके में पता लग गई, 0.1 हो गई। इसके बाद पूछा गया है किस टेम्परेचर पर वाटर बॉयल करेगा अगर प्रेशर ये है। अब यहां पे मैं तो ऑब्वियस ले लूं, मेरे बच्चों को पता है ये प्रेशर कौन सा है जो मेरे साथ लास्ट क्लास में हुआ और आपको पता नहीं है, तो फिर से बता दूं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 1 atm या इतने बार या 760 मिलीमीटर एचजीज। अगर आप 1.013 बार देख रहे हैं तो ये आपके लिए एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर है, जिस पे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए। जरूरत पड़ी तो पड़ी रही है, दिख ही रहा है। सो मुझे कह दिया ये वाली सॉल्यूशन किस टेम्परेचर पर बॉयल होगी अगर प्रेशर ये है तो। केबी फॉर वाटर इज दिस, तो मेरे को एलिवेशन मांग लिया। सीधी साफ बात करूं तो मेरे से एलिवेशन ही तो मांगा है। अगर मैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे जाऊं तो मुझे पता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इतना होता है, इन केस मुझे जरूरत पड़ी तो। और स्टैंडर्ड प्रेशर बार बार कह रही हूं ये होगा, ये आज के बाद नहीं आएगी बात, आज के बाद तो ये सब चीजें ही क्लोज। और कल को अगर आपको बार और एटमॉस्फेयर और बार का कन्वर्जन फैक्टर चाहिए, वो भी मैंने इस क्वेश्चन के थ्रू आपके पास पहुंचा दिया। इन केस इन एनी चैप्टर +1 में ही मुझे किसी में चाहिए होगा तो मैं पकड़ सकती हूँ आपको कि मैंने बताया है। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। मुझे पता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज केबी इनटू मोलालिटी। मोलालिटी आप लोग मेरे को पहले ही बता चुके हैं कितनी है, 0.1। के बी क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है, यूनिट देखिएगा केल्विन केजी पर मोल, यस बिल्कुल। तो के बी मेरे को अगलों ने पहले ही दे दिया, मोलालिटी दे दी, तो डेल्टा टीबी कितना आया, इतना एलिवेट हुआ। पहले बॉइलिंग पॉइंट कितना था, 373.15। याद रखिएगा केल्विन में जब कन्वर्ट करते हैं डिग्री सेंटीग्रेड से तो वो 273.15 भी होता है। तो पहले बॉइलिंग पॉइंट कितना था प्योर वाटर का एट दिस, शायद ऊपर ये वाला बार जो दे रखा था, जो भी वैल्यू बार की दे रखी थी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तो कितना होता है बॉइलिंग पॉइंट। 373 लिखने के बजाय आज के बाद बोर्ड की कॉपी में, सब्जेक्टिव टेस्ट की कॉपी में लिखो तो ये, चाहे कैलकुलेशन में 0.15 को मत इन्वॉल्व करो, लिखो ये। आप मत बताओ सामने वाले को आप अप्रोक्सीमेशन पे जा रहे हो। हमेशा अफेक्ट हो जाता है इस बात से कि ये तो अप्रोक्सीमेशन पे गया, पक्का गलत है, इसको तो आधे नंबर काटने पड़ेंगे, 1/4 तो काटने ही पड़ेंगे। तो टीबी नॉट इज दिस एंड टीबी इज दिस। रिलेटिव लो, सॉरी, एलिवेशन कितना निकाल के लाई मैं। अब आप सोचो अगर आपने 0.15 ना यूज किया होता, आपका तो आंसर ही दूसरी डेसिमल पे स्टार्ट हो रहा था एलिवेशन का। हाउ कैन यू अफोर्ड टू मिस 0.15? जब एलिवेशन ही डेसिमल की दूसरी डिजिट से शुरू हुआ है तो आप डेसिमल्स को इग्नोर कर कैसे सकते थे, मुझे ये बताना है इस क्वेश्चन को कराने का पर्पस। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर प्लीज 0.15 इग्नोर नहीं करेंगे अगर केल्विन में बात चल रही है तो, क्योंकि एलिवेशन ही इधर आके हुआ है। तो मैंने क्वेश्चन ही खत्म कर दिया अपना। आप
फॉर्मूले को छोड़ो, आप मुझे, अच्छा टीबी नॉट मैंने पहले लिख दिया ना, वो मतलब कितना एलिवेट हुआ ये निकाल लोगे ना, बस लो। पॉइंट ये है कि हम कितना एलिवेट हुआ वो निकालना चाह रहे हैं। क्लियर एवरीवन? यहां मेरे दो मकसद थे बेसिक, जो गलती आप करोगे और कोई गलती नहीं करा सकते, इतने छोटे से फॉर्मूले में कहां आपको फंसा सकती है। के भी कांस्टेंट है उस पे, सिर्फ इस बात पे कि आप लोग कोई एक पॉइंट इधर परेशानी में आ जाए, आप वैल्यू गलत ले बैठो। आप 0.15 अगर नहीं लोगे तो आपको पता है आपके इस 0.052 की कोई वैल्यू नहीं है, आंसर से बहुत परे आओगे आप और नंबर कटेंगे। क्लियर? इसे नोट करिए, ये एक स्टैंडर्ड है। पहले याद नहीं आया सही टाइम पे, नहीं तो बड़ा तो ग्लास भी है। चलिए जी, ये करके दो। 0.52 वाटर का केबी ये है, बेंजीन का अलग है, जो जहां सॉल्वेंट बदलेगा हम देंगे, वाटर में भी हम देते हैं, बट बाई चांस इसमें मैंने लिखा नहीं, इसका केबी होता है 0.52। नहीं, एनसीईआरटी ने अपने क्वेश्चन में नहीं छापे हुए, उन्होंने टेबल दे दिया, आप उससे देखते रहो। हर टेस्ट में केबी आपको दिया जाएगा, आप केबी नहीं याद कर सकते। हम ना दे तो प्लीज पूछिए, वो आदत पड़ जाती है, वाटर का तो याद ही है, तो क्या क्या लिखूं, अपनी लिखाई बचा रही हूँ, अदरवाइज आपको दिया जाएगा। केबी केएफ आपको याद नहीं करने, बिल्कुल नहीं याद करने। क्विक, आप कैलकुलेटर यूज करके दो आंसर, कोई बात नहीं, मुझे कैलकुलेशन में टाइम नहीं वेस्ट कराना। 23 पॉइंट, ग्राम्स है, किलोग्राम्स है, क्या है? यूनिट के बिना दोगे तो मैं तो अभी इस पे मिलीमीटर एचजी लिख देती। 23.01 ग्राम्स, चेक। 22.9, कुछ अप्रोक्सीमेशन चला गया शायद इसका। चलिए, इतना आपको पता है कि 22.9 या 23 पॉइंट समथिंग, इसी के आसपास आप आंसर दे रहे हैं। ये प्रिसीजन आई एक्सपेक्ट जिस दिन आपका एग्जाम होता है उस दिन आप मैनेज कर लोगे, तो इतना मैं आप पे डालती हूँ कि ये काम के लिए मेरी क्लास का टाइम ना लगे। वैल्यूज सही पुट हो गई हैं सभी से? क्लियर हो गया क्वेश्चन? माधव, नवनीत बोलो, क्लियर हुआ? कुछ मेरी हेल्प चाहिए? कहाँ चाहिए हेल्प? मैं सुन नहीं पाई। क्या दिक्कत आई है ज्योति मैम, इसको क्या दिक्कत आई है? बोलो, इसमें क्या क्या चीज में इशू आया? के बी तो दे दिया मैंने, चलो फॉर्मूला बताओ अक्षित मेरे को। डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू के बी इंटू मोलैलिटी। के बी तुम्हें दे ही दिया तो वो टेंशन नहीं रही। डेल्टा टीबी यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ही निकालना है, ठीक है। मोलैलिटी की वैल्यू क्या होगी, मोलैलिटी अलग से निकाल लेते हैं। क्या होती है मोलैलिटी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट गिवन मास, गिवन मास ही तो पूछा है, हाउ मच, तो ग्राम्स, और मोलर मास कितना है उसका 342 बाय 500 ग्राम, तो नीचे क्या आएगा 0.5 कर दूं सीधे, मोलालिटी की जगह ये पुट करो, के भी तुम्हें वैल्यू पता है, डेल्टा टीबी। अब डेल्टा टीबी का भी कुछ होगा यार इसमें, वो भी दे रखा है, सॉरी अक्षित, डेल्टा टीबी पता है कितना हुआ, बस तो फिर बचा क्या? मनन हो गया? हाँ या ना? हाँ यार, मुस्कुरा रहे थे तो मेरे को लगा हो गया। गलत है या आंसर? कैलकुलेटर यूज करो, सही आएगा। कहां से आ रहा है आंसर? मनन का नहीं आया। ज्योति मैम घूम के आओ इधर, देखो मनन के पास बैठो, क्या गलती कर रहा है। वैल्यू पुट अगर सही हो रही है मल्टीप्लाई में हो सकती है, वैल्यू गलत डाल दी, देखना मैम क्या करा है इसने। प्रेशा, समझ आया कि नहीं? अगर कोई भी चीज मैंने जल्दबाजी में करा दी हो ये सोच के कि तुम्हें आ गया होगा, इसके बाद मोलैलिटी निकाल लिया, वो असली काम तो कर ही दिया फिर। चेक एवरीवन, एक बार और बता रही हूं, अगर आपने मोलैलिटी निकाल ली, निकाल क्या ली, जो भी वैल्यू पुट करी, मोलैलिटी की जगह आप क्या पुट कर रहे हैं, जी बाय
342 डिवाइडेड बाय 0.5। के भी आपको 0.52 ऑलरेडी दे रखा है। डेल्टा टी भी आपको पता है इतना गैप। डेल्टा टी भी कितना है कि वाटर इतने पे उबल रहा था, सुक्रोज डालने के बाद इतना उबला, तो डेल्टा टीबी भी दिख गया मेरे को। फिर और क्या बताना है मैंने? डेल्टा टीबी की वैल्यू भी है, निकालो कितने ग्राम्स। ये दिखने में इजी होगा बट ये अच्छा क्वेश्चन है। किस मामले में इस क्वेश्चन ने आपको चैलेंज किया है? अगर कोई देख पाया उस चैलेंज को, आप लोग क्या समझते हो, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट तो 100 डिग्री होता है, लेकिन ये बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री 760 760 पे होता है। यहां इन्होंने प्रेशर कम करके बॉइलिंग पॉइंट कम कर दिया। तो आप ये कंफ्यूज हो सकते हैं, सुक्रोज डालने के बाद भी तो 100 डिग्री पे ही उबल रहा है, सुक्रोज डालने से पहले इतने पे उबल रहा है। तो ये मत दिमाग लगाना वाटर का बॉइलिंग पॉइंट गलत दे रखा है, अलग प्रेशर पे दे रखा है। तो अब हाँ जी, आशीष, माधव, नवनीत, समथिंग इज नीडेड, डू लेट अस नो। मनन अब समझ आया है? बस ज्योति में वहां बैठो, कोई बात नहीं। सो ये क्वेश्चन के थ्रू मुझे सिर्फ यही चीजें आपको कम्युनिकेट करनी थी कि इन क्वेश्चन को लंबा चौड़ा देख के घुसने में परेशानी मत रखिए, है वही छुटका सा फॉर्मूला। क्लियर एवरीवन? डीपीपी 5 का क्वेश्चन 14 में सिर्फ एक बात दिखानी है आपको, मुझे क्वेश्चन नहीं करवा रही। देखिए क्वेश्चन 14 में केबी की यूनिट देखिए, सिर्फ एक बात बतानी है, अगर केबी डिग्री सेंटीग्रेड में दिया उसका क्या मतलब होगा? वो जो आपका टीबी और टीबी नॉट आएगा ना, वो डिग्री सेंटीग्रेड में रिपोर्ट करिएगा, वो केल्विन में मत रिपोर्ट करिएगा। एक कॉमन मिस्टेक है जो आप यूजुअली टेस्ट वगैरह में करते ही हैं। चौथी प्रॉपर्टी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो ये, इससे पहले इसके ही 2 क्वेश्चन लिखे हुए थे, मैं इस क्वेश्चन पे तो ऑब्वियसली बाद में जाऊंगी। चौथी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का नाम क्या? अब इसको फिर समझेंगे, पहले फिर लिखेंगे। अब समझनी और आसान होगी क्योंकि आप एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट समझ के आए, लेकिन इसमें कुछ बहुत बारीक थ्योरेटिकल असर्शन रीजन वाली चीजें आएंगी जो हमसे गलत होती हैं, बहुत ध्यान से सुनना। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट नाम बता रहा है कि अब हम फ्रीजिंग पॉइंट का गिरना देख रहे हैं, इससे पहले हम बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना देख रहे थे। यानी सॉल्ट डालते ही वाटर का बॉइलिंग पॉइंट घटता है, एलिवेट होता है, लेकिन सॉल्ट डालते ही वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस हो जाता है। जो वाटर आइस बनता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, अगर मैं उसके ऊपर नमक डाल दूं तो शायद वो जो उसका फ्रीजिंग पॉइंट था वो 0 डिग्री से थोड़ा सा नीचे चला जाए, -0.2 डिग्री चला जाए। तभी तो आइस के ऊपर सॉल्ट डालते हैं तो आइस मेल्ट हो जाती है और सड़क साफ करनी आसान हो जाती है। क्यों सड़क साफ करनी उस वक्त आसान हो जाती है? आपने आइस के ऊपर जो भी स्नोफॉल के केसेस में हम करते हैं सॉल्ट डाला तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस हो गया, तो वो पिघल गई तो उसको हिलाना हटाना थोड़ा इजी हो गया, राइट? चलिए, एनीवेज, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट कहां से आया? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब सभी लोग फिर से देखिएगा, वही सेम ग्राफ है वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच। नीचे वाला ग्राफ किसका होगा? सॉल्यूशन का। ऊपर वाला किसका होगा? सॉल्वेंट का, क्योंकि सॉल्यूशन की तो लोअरिंग होती है। तो पहले तो देखिए सॉल्वेंट के ग्राफ। अब क्योंकि मुझे फ्रीजिंग करना है, मेरे को ठंडे की साइड जाना है। पिछले केस में मेरे को बॉइलिंग करना था तो मैं टेम्परेचर बढ़ाने की साइड जा रही थी, अब मेरे को फ्रीज करना है तो मैं इस साइड जाऊंगी। अगर मैं काफी हाई टेम्परेचर पर किसी लिक्विड के वेपर प्रेशर को नापूं तो यहां से शुरू किया। अब मैं इसको धीरे धीरे क्या करने वाली हूं, इसको धीरे धीरे टेम्परेचर डाउन करूं। तो टेम्परेचर डाउन करने पर क्या होगा? वेपर प्रेशर घटेगा। तो टेम्परेचर डाउन करते गए करते गए करते गए, लिक्विड जो सॉल्वेंट था, आई एम टॉकिंग अबाउट प्योर सॉल्वेंट लाइक वाटर, उसका वेपर प्रेशर कम होता गया। आपने सॉल्युबिलिटी कर्व्स में भी डिस्कंटिन्यूटी देखी है। यहां ये सॉल्युबिलिटी नहीं है लेकिन डिस्कंटिन्यूटी सडनली आई। जैसे ही डिस्कंटिन्यूटी आए प्रेशर के कर्व में, मतलब फेज चेंज हो गया। तो लिक्विड से क्या हो गया? यहां पर लिक्विड से एकदम सॉलिड हो गया। तो अब अगर कोई मेरे को पूछे इसमें, भाई इसका फ्रीजिंग पॉइंट निकालिए, जहां पर डिसकंटिन्यूटी आई वो इसके प्योर का फ्रीजिंग पॉइंट था वाटर का, एंड इट केम आउट टू बी सेम 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273.15 केल्विन्स। अब आती है बारी किसकी? आपने फिर नमक डाल दिया उस पानी के अंदर और उसको फ्रीज करने चले।
तो नमक डाल दिया तो उसका वेपर प्रेशर तो लोअर होगा ही होगा, तो ग्राफ नीचे बनेगा। अब इसके ग्राफ में अब आप इजीली एंटिसिपेट कर पा रहे होंगे मैं आगे क्या करने वाली हूं। इसका वेपर प्रेशर घटाती गई घटाती गई घटाती गई, वो यहां आके मीट किया। यहां सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एक असर्शन रीजन जो रेपिटेटिवली मिल रहा है, सॉल्यूशन का फ्रीज होना सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है। जिस वक्त सॉल्वेंट फ्रीज होगा उसी वक्त सॉल्यूशन फ्रीज होगी। सोल्यूट को फ्रीज होने को नहीं देखते हम, नाम मात्र डला पड़ा है, जरा सा डला पड़ा है। मोल फ्रैक्शन में आप डिनोमिनेटर में इग्नोर करते आ रहे हो ना, कि कहां तो 1 किलो पानी 55.5 मोल और सोल्यूट 1 मोल, कितना कम है। तो एसर्शन रीजन इतना कॉमन ये देखा गया है कि सॉल्यूशन का फ्रीज होना तो मैम दोनों के फ्रीज होने से डिपेंड करेगा। ओ भाई सॉल्यूशन में है ही सारा सॉल्वेंट, एक चुटकी भर नमक डाल रखा है और तुम उसके फ्रीज का वेट कर रहे हो। तो सॉल्यूशन का फ्रीज होना इज नथिंग बट सॉल्वेंट का ही फ्रीज होना। तो जब ये पिंक लाइन येलो को जाके जहां पर इंटरसेक्ट करेगी वो होगा नया फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दैट सॉल्यूशन। तो फ्रीजिंग पॉइंट गिर गया नीचे, डिप्रेस हो गया, दैट्स व्हाई वी कॉल इट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। बाकी सब कुछ सेम है, आप नोट करते जाओ आपको समझ आता जाएगा। एवरीथिंग इज सेम, बस इब्यूलोस्कोपिक की जगह नाम आ जाएगा कायरोस्कोपिक कांस्टेंट, यूनिट भी सेम, वैल्यू कांस्टेंट, सब कुछ सेम होगा। करिए, और कहीं किसी को दिक्कत है तो इस टाइम पे मैं जब वेट कर रही हूं आई कैन कम टू योर कॉपीज इफ एनीबॉडी इज स्ट्रगलिंग इन एनीथिंग प्रीवियसली। सॉल्यूशन का ग्राफ आगे बनेगा नहीं, बस वो तो इसी को फॉलो करेगा। यस यस यस, इसी के साथ मर्ज हो गया। मोलालिटी का टेम्परेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, या टेम्परेचर से मोलालिटी नहीं बदल रही। तो यहाँ ये थोड़ी देखो, ये क्या है, ये कोई टेम्परेचर का चेंज थोड़ी, तो सॉल्यूशन का चेंज है। एक का बॉइलिंग पॉइंट ये था, एक का फ्रीजिंग पॉइंट ये था, एक का फ्रीजिंग पॉइंट ये था, दोनों का गैप है ये कोई उसी सॉल्यूशन का टेम्परेचर बदलते जाओ मोलालिटी बढ़ती जाएगी, वो थोड़ी है। मोलालिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, बिल्कुल सही बात बोली। और जो मैंने होमवर्क दिया है ना, वहां आपको ये लाइन मिलेगी जो मैंने पूछा हुआ है कि क्यों ऑस्मोटिक प्रेशर ही यूज किया जाता है, उसमें भी ये बात आएगी। तो ये जो है मोलालिटी, ये टेम्परेचर चेंज नहीं है, ये टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट का गिरना है। अगर मैं किसी दो लिक्विड का कंपैरिजन कर रही हूँ, प्योर लिक्विड एक सोल्यूशन, ठीक है, उस डायरेक्शन में जाओ भी मत। बन गया बच्चों? तो यहां पर मैंने कांस्टेंट का नाम इब्यूलोस्कोपिक की जगह क्या लिखा हुआ है, कायरोस्कोपिक। तो कायरोस्कोपिक को भी डिफाइन कर लेंगे, कायरोस्कोपिक कांस्टेंट को डिफाइन कर लेंगे। इट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट व्हेन 1 मोलल सॉल्यूशन इज टेकन इनटू कंसीडरेशन। एक मोलल सॉल्यूशन का डिप्रेशन जितना होगा उसी डिप्रेशन को बोलते हैं कायरोस्कोपिक कांस्टेंट या मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। बाकी ये भी देख लीजिए, मतलब ये तो बस वैसे लिख दिया, आपको पता है डेल्टा टीएफ का क्या मतलब है। डेल्टा टीएफ का मतलब है कितना नीचे गिरा टेम्परेचर, डिप्रेस कितना हुआ। तो ये मैंने ऊपर वाले फॉर्मूले को, मोलालिटी को खोल दिया, आपकी मर्जी आप लिखो, आपकी मर्जी है मत लिखो, फॉर्मूलाज में आपको पता है यूज करते वक्त न्यूमेरिकल्स में यूज होगा। अब मैं आपसे दोनों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए इकट्ठे बात करना चाहूंगी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जो भी बात करेंगे। बट पहले ये हो गया सबके साथ। यार ये क्वेश्चन तो कर ही लो, एक तो मैंने अपने लिए छोड़ा हुआ है, आपकी डीपीपी का क्वेश्चन नंबर 15 मैंने स्टार्ट किया और आप इसको कंप्लीट करो। आपकी डीपीपी का क्वेश्चन 15, थोड़ा सा लिखने का आलस किया मैंने, खुद अंडरस्टैंड किया पूछा क्या है, आपको समझ आए दो केसेस को एक साथ कैसे हैंडल करना होता है। ये बोर्ड के क्वेश्चन है टिपिकली। आपकी डीपीपी 5 का क्वेश्चन 15 है, ये दो केसेस दे रखे हैं। एक केस में ऑफ कोर्स मेरे को मोलर मास बता रहा है, शायद सुक्रोज है और ग्लूकोज है। क्या करना है पता नहीं, तुम लोग बताओ। केएफ नहीं दे रखा, दिया नहीं जाएगा। एक से केएफ निकाल के दूसरे में डालना है।
ये वो क्वेश्चन है जिसमें केएफ आपको नहीं देंगे। जब आप में से किसी ने पूछा था ना केएफ याद करना है या हमें कुछ भी करना है, नहीं, केएफ के भी हमेशा दिया जाएगा। अगर नहीं दिया गया है तो आपको खुद ही इंटरनली एडजस्ट करना होगा। आप केएफ की वैल्यू यहां से यहां पुट करिए, बहुत कुछ कटकट आ जाएगा। पहले क्वेश्चन इत्मीनान से पढ़ लो, मैंने तो उसको सिर्फ सॉर्ट करके लिखा है कि शायद ऐसे हो। मेरे से गलती हो रही हो तो बता देना, मेरे सामने भी क्वेश्चन भी नहीं है अगर मैंने कुछ गलत वैल्यू लिख दी हो। नहीं, ये एनसीईआरटी में नहीं है, डीपीपी में ही मिलेगा आपको। है, सॉरी, एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज 2.20 क्वेश्चन। प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्वेश्चन में दे रखा 273.15। ये बोर्ड का क्वेश्चन है 3 नंबर का, देखो कितनी कैलकुलेशन है। KF is a solvents property, not at all solutes property. वाटर का KF फिक्स्ड है, तुम उसमें ग्लूकोज डालो, यूरिया डालो, NaCl डालो। KF इज अ कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए, यानी मोलैलिटी सीधे किसको अफेक्ट कर रही है, एलिवेशन या डिप्रेशन को, ना कि KF। कैलकुलेट मत करो, जितना सॉर्ट करके वापस यहां पुट कर दो बहुत कुछ कट जाएगा। 95 तो कट्टा दिख रहा है मेरे को। क्या आंसर में क्या पूछा हुआ है? अच्छा अच्छा अच्छा, फ्रीजिंग पॉइंट पूछा गया है ना, कितना दे रहे हो? 4 पॉइंट। ये डेल्टा डी, तुम मेरे को डेल्टा TF दे रहे होगे ना? ये डेल्टा TF है तो फ्रीजिंग पॉइंट भी यही हो जाएगा, -4 पॉइंट। नहीं दे रखा होगा। बस बस बस, अब तो कर लेंगे जी। 4.19, 4.08, थोड़ा फर्क ज्यादा है। बच्चों, ये जो तुम लोग आंसर मेरे को देते हो, 4 ऑप्शन तुमको मिलेंगे अगर ऑब्जेक्टिव आया तो, और अगर बोर्ड में आया तो भी। ये तुम मेरे को लोअरिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट दे रहे हो शायद, और अगर फ्रीजिंग पॉइंट पूछा हो तो ध्यान से। कितना? 269 पॉइंट। ये हुआ फ्रीजिंग पॉइंट। अब वो तो था कितना डिप्रेस हुआ, और पहले से कितना था 273, तो 273.15 में से उसको सब्ट्रैक्ट करिए और वो आया आपका नया फ्रीजिंग पॉइंट। गिर के आया ना, डिप्रेस होके आया। चलेगा? अब मतलब इतना मैं भी अपनी हाथ की कैलकुलेशन में मान सकती हूँ, इतनी छोटी मोटी गलती होगी जो तुम धीरे धीरे सुधार लोगे। इनकी होगी या तुम्हारी होगी, किसी की तो होगी। इधर उधर मत उलझिए प्लीज। क्वेश्चन नंबर 20 इतनी बार आया हुआ है और इसको बहुत लंबा देख के बच्चे लास्ट के लिए छोड़ते हैं। मेरे जैसा सबसे पहले उठाए इसको, क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन। क्योंकि ये क्वेश्चन लेंदी है, हम तो फिर भी डीपीपी में लैंग्वेज इसकी थोड़ी और टाइट कर देते हैं, छोटा कर देते हैं कि बच्चे कर लें। लेकिन आप ये ओरिजिनल क्वेश्चन देखोगे तो पैराग्राफ जितना दे रखा है। तो अब आप क्वेश्चन 20 समझिए। उस क्वेश्चन 20 में आपको साफ तौर पे कहा गया है, 2 एलिमेंट हैं ए और बी, उन्होंने 2 कंपाउंड अलग अलग बनाए, AB2 और AB4। जब दोनों को 20 ग्राम बेंजीन, यानी सेम सॉल्वेंट, दोनों को 20 ग्राम बेंजीन में डिसॉल्व किया गया, दोनों का 1-1 ग्राम, तो दोनों ही केसेस में फ्रीजिंग पॉइंट की लोअरिंग हुई, और 1 ग्राम ऑफ AB2 में लोअरिंग हुई 2.3 केल्विन, और 1 ग्राम ऑफ AB4 में लोअरिंग हुई 1.3 केल्विन। मुझसे ए और बी का मोलर मास पूछा गया है। तो इसको करने का सिंपल वे, इस क्वेश्चन को लास्ट ईयर्स में मैंने डाउट सेशन में इतना देखा, ये पन्ने पन्ने लंबी कैलकुलेशन करके इक्वेशंस बना के नास पीट रखा होता है। तो मैं जरा आपको बहुत सिंपल तरीके से बताऊं इसको कैसे हैंडल करना चाहिए जब भी 2 केसेस वाले आए, और आपके पास 2 केसेस वाले आएंगे। मैंने पिछली स्लाइड पे भी 2 केसेस वाला पहले लिख के रखा था, अभी भी। तो इसमें जो जो गिवन है पहले मैं उतना कर लूं। मुझे पता है फॉर्मूला ये है
डेल्टा टीएफ इज केएफ और मोलालिटी। पहले तो मैंने मोलालिटी की सारी यूनिट इंटैक्ट करी, जो चीज नहीं है मोलर मास मैंने उसको AB2 लिख दिया, लंबा नहीं लिखा मोलर मास ऑफ AB2, और वहां पर मोलर मास ऑफ AB4 नहीं है। दोनों को साथ साथ लेके चलूं तो मेरे लिए देखा जाए तो कैलकुलेशन कुछ खास है नहीं, इधर 1000 इधर 20 इधर 1 छोड़ा कुछ नहीं। तो आप देखिए तो 50 बचा यहां। अच्छा मेरे को केएफ पता है, या मैं आपको दे रही हूं 5 पॉइंट जो भी क्वेश्चन में मेरे को सॉल्वेंट कौन सा दिया है, बेंजीन, और क्वेश्चन में दे रखा है बेंजीन का केएफ इज 5.1। तो मेरे पास केल्विन में दिया है, तो मैंने यहां भी वो तो खैर सारा ही केल्विन में लिखा हुआ है, यहां दोनों में 5.1 आ गया। बहुत ही सिंपल सी कैलकुलेशन आई मेरे पास, और मुझे मिल गया AB2 का मास 110 और AB4 का मोलर मास 196। आपको पता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का एक ही मकसद है, किसी भी अननोन चीज का मोलर मास निकालना। जब मुझे AB2 का पता लग गया, AB4 का पता लग गया, बच्चों की तरह दो छोटी इक्वेशन बना दी हमने, a plus 2b is this, a plus 4b is this। आई थिंक इस लायक अब आप लोग हैं कि दो इक्वेशन दो वेरिएबल सिंपल 5th 6th 7th क्लास में करते होंगे, आप a और b निकाल सकते हैं। ये इतने सालों में मैंने देखा है बच्चे इसको काफी कॉम्प्लिकेट करके ले आते हैं, आई डोंट नो व्हाई, इसीलिए मैंने इस बार पहले ही सोच रखा था मैं खुद लूंगी, कि आपको पता चले क्वेश्चन लंबा जितना है वो उतना सिंपल है, उतनी चीजें दे रखी हैं। जितना छोटा क्वेश्चन है उससे डरो, उसमें बहुत सारी चीजें आपसे एक्सपेक्टेड है, वहां हम गए काम से। तो लंबे क्वेश्चन तो सब सजा के दे देते हैं, छोटे क्वेश्चन में आपसे बॉइलिंग पॉइंट भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है, और पता नहीं क्या क्या। ठीक है, तो यहां पर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को लेके एक छोटा सा एग्जांपल आपके पास और आया। तो ये 2-3 क्वेश्चन मुझे कराने थे। अब जो कई लोग मेरे से, ये किसी को नोट करना है तो कर सकते हैं, मतलब इफ समबडी वांट्स और खुद की प्रैक्टिस करनी है तो कर सकते हैं। डीपीपी का क्वेश्चन 20। अब मेरे पास बार बार जो एक क्वेश्चन आ रहा है, 2-3 जगह से आ चुका, केएफ और केबी किस पे डिपेंड करते हैं क्या। इतना पढ़ने के बाद ये तो पता चल गया मेरे को केएफ और केबी सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी है। एक बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन कई बार आ चुका है, हम ये सोचते हैं इतनी बार आ चुका है, हर बार ये बच्चे गलत करते हैं और हम भूल जाते हैं, बच्चे तो बदलते रह रहे हैं, हर बार नए बच्चे वो गलती करते हैं। अभी अगर मैं आपको क्वेश्चन दे दूं आज के टेस्ट में, अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर ओवर, ठीक है, तो मैं बस फिनिशिंग टच दे रही हूं। अभी मैं आपको क्वेश्चन दे दूं केएफ का रिलेशनशिप विद मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट से निकालिए, 99% बच्चा क्या करता है, लो जी, डेल्टा टीएफ इज इक्वल्स टू केएफ इनटू मोलालिटी। अभी के अभी खोल देते हैं हम इसको, ये क्या पूछ लिया, कुछ ढंग का पूछते। mass given in grams of solute divided by molar mass of solute or mass of solvent in kgs। कर दिया मैंने सब कुछ स्पेसिफाई, और मैंने पूछा है आपसे व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन केएफ एंड मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। फटाक से बच्चे मेरे को केएफ और मोलर मास ऑफ सोल्यूट की रिलेशनशिप लाके दे देते हैं। केएफ को इधर ले गए, डेल्टा टीएफ को इधर लाए, और ये फॉर्मूला 1 मार्कर क्वेश्चन में। ये आज की बात नहीं बता रही हूं, ये 2000 में बोर्ड के क्वेश्चन में आया था, 2001 या 2002 में। तब से ये क्वेश्चन रेगुलर देखा जा रहा है, मेरे सब्जेक्टिव टेस्ट में शायद मिल भी जाए, मैं अपना पेपर ही लीक कर रही हूं, मिल भी जाए ये कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन केएफ एंड मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। हम क्या पढ़ते हैं, सोल्यूट, कहीं है इसमें मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, नहीं। एनसीईआरटी ने बकायदा इस पे पेज डेडिकेट किया, और ऑब्जेक्टिव में भी दबा के हैं ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे। भाई केएफ और केबी एक्चुअली सॉल्वेंट का इशू है, सॉल्वेंट का अफेयर है, सोल्यूट इसमें है ही नहीं कहीं। इट डिपेंड्स ओनली एंड ओनली ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट। और केएफ जिसको हम कहते हैं कायरोस्कोपिक कांस्टेंट, केबी जिसको हम कहते हैं इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट, दोनों के फॉर्मूला ये हैं। इसका न्यूमेरिकल आपसे जेई में एक्सपेक्टेड है, नीट में एक्सपेक्टेड है, बोर्ड्स में बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं है। अब आप देखो आर क्या है, हम सबको पता है आर क्या है, व्हाट इज M1। अब मेरे पास आती है बात 1 और 2, ए और बी। एनसीईआरटी ने 1 लिया है सॉल्वेंट के लिए, ए लिया है सॉल्वेंट के लिए, 2 लिया है सोल्यूट के लिए, बी लिया है सोल्यूट के लिए। तो M1 मतलब सॉल्वेंट का मोलर मास, सीधा रिश्ता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितना हैवी सॉल्वेंट है उतना ही केएफ की वैल्यू ज्यादा है।
तो जितना बड़ा सॉल्वेंट उतना ही केएफ की वैल्यू ज्यादा, वही मेरी चॉइस ऑफ सॉल्वेंट भी हो सकता है। ज्यादा वैल्यू केएफ की है तो मेरे लिए मेजरमेंट कैलकुलेशन इश्यूज इतने कम रहते हैं, बट एनीवेज अभी इस पे मैं कमेंट नहीं करूंगी। केएफ का फॉर्मूला एज पर एनसीईआरटी ये है। इनमें सिंबल्स का मतलब समझते हैं। आर पता लग गया, M1 पता लग गया। टीएफ क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट किसका? सॉल्वेंट का। टीएफ इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, उसका स्क्वायर। देन कम एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। एक मोल उस सॉल्वेंट को, फ्यूजन मतलब मेल्टिंग या फ्रीजिंग, कुछ ही कह लीजिए। एक मोल सॉल्वेंट को फ्रीज करने में कितनी एंथैल्पी का इन्वॉल्वमेंट है वो लिखा जाता है। डुप्लीकेट टू दिस इज दिस, सेम फॉर्मूला, सिर्फ जहां पर आपने F लिखा है वहां पर B बॉइलिंग, जहां आपने फ्यूजन लिखा है वहां पे वेपोराइजेशन। नोट करिए इस फॉर्मूला। ये बोर्ड हो, जेई हो, नीट हो, यहां हम गलती करने को तैयार रहते हैं। नोट करिए इसको। केएफ केबी की ये चीज इतना असर्शन रीजन में आ रही है दैट ऑलमोस्ट एवरीबडी गॉट ट्रैप्ड हियर। असर्शन रीजन में ये लेटेस्ट बहुत पकड़ा जा रहा है केएफ केबी। याद करते हुए नोट करिएगा। अरे क्लास में फिर फोन? क्लास खत्म हो गई है? नहीं। किसका फोन है? मम्मा का? मम्मा को बोलो क्लास के बीच में ना किया करें फोन। मैंने कहना था हम कीज के लिए बोलने का। हाँ तो उनको ना रंजना मैम या ज्योति मैम का नंबर दे दो कि कभी भी ऐसा कुछ कीज के लिए, खाने के लिए, इसके लिए बोलना हो, बच्चे नहीं मेरी क्लास में फोन उठाएंगे, इट्स अगेंस्ट डिसिप्लिन। ठीक है, चलो। साहिल, आज पानी बचाना है क्या? मेरे को देख क्यों नहीं रहा है? कौन मांग रहा है प्रिंट? ज्योति मैम को बुलाना, वो इसलिए तो है। ठीक है, वैशाली ज्योति मैम को बोल दो प्रिंट के लिए। केएफ और केबी की ये रिलेशनशिप आप लोगों को याद होनी चाहिए। तो नीचे की लाइन देखिए, केएफ एंड केबी डू नॉट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ सोल्यूट एंड इट्स कॉन्सेंट्रेशन। इट ओनली डिपेंड्स ऑन वन थिंग, दैट इज सॉल्वेंट। उसका फ्रीजिंग पॉइंट या उसका बॉइलिंग पॉइंट, व्हाटएवर, उसकी एंथैल्पी, इन सब चीजों पर डिपेंड करता है। इसमें एक आधा क्वेश्चन है यूनिवर्सिटी का जो अटकता है हर साल, वो मैं जरूर लूंगी। इसी पेज पर, इसी स्लाइड पर है एक क्वेश्चन, तो जो ट्यूसडे को अपनी यूनिवर्सिटी की क्लास होगी उसमें जरूर लूंगी। नहीं, कहाँ है वेपर प्रेशर पूरे में? बिल्कुल नहीं। कोई भी कांस्टेंट के लिए इनमें से में से कुछ पूछा जाए, मेरा आंसर इन दोनों के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। जो इसमें है उसी पे डिपेंड करता है। ठीक है, वेपर प्रेशर पे डिपेंड करता है कितनी लोअरिंग, कितनी लोअरिंग पे डिपेंड करता है कितना डिप्रेशन इन फ्रीजिंग, उसी पे डिपेंड करता है कितना एलिवेशन इन बॉइलिंग। M1 सोल्यूट का मोलर मास, मैं लिख देती हूँ, मैंने शायद वो ही नहीं लिखा हुआ। M1, वन स्टैंड फॉर सॉल्वेंट, सॉरी, वन स्टैंड फॉर सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल जो है उसके मोलर मास को M1 लिया गया है। एवरीबॉडी, तो ये बोर्ड में 1 मार्कर, और अपने एसर्शन रीजन में तो 4-4 नंबर में हम लुटा के आ रहे हैं ये क्वेश्चन। हो गया नोट? तो चलूं आगे। तो यहां मेरी चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी खत्म, जो आज का टारगेट था। इससे आगे का मैं कुछ आपको करा भी नहीं रही, लेकिन अब जब आप ऑब्जेक्टिव करेंगे तो कहीं पर आपको ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है। क्या? ओनली फॉर ऑब्जेक्टिव, ये बोर्ड्स वालों के लिए नहीं है। अगर कहीं पर केबी की यूनिट में वैल्यू देने में आपको कुछ ऐसा मिले, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, यूजुअली आपने यूनिट आज देखी पर केजी होता है, राइट? आपने देखा, हमने 2-3 जगह किया भी यूज, यानी पर 1000 ग्राम। कभी और यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन में मिलेगा, अगर पर 100 ग्राम गिवन है, प्लीज फॉर्मूले में 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। अगर जो आपका डेल्टा टीबी का फॉर्मूला है, आपके डेल्टा टीबी और टीएफ के फॉर्मूले क्या हैं? डेल्टा टीबी इज व्हाट? केबी इनटू मोलैलिटी, बस उसके अंदर यहां पर 100 और कर दीजिए। अगर आपको पर 100 ग्राम है तो आप उस फॉर्मूले में 100 इंटू करिएगा।
ये ट्रैप आपको मिलेगा, मिलता है, काफी क्वेश्चंस में मिलेगा, डीपीपी और एनएवस्थी में वो होगा। सो अब 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी खत्म। मेरे को चारों के फॉर्मूलाज बताना जरा, वन बाय वन। सबसे पीछे से फलक, पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का फॉर्मूला कर लेना नोट, उसके बाद ये मोल फ्रैक्शन, यानी रिलेटिव लोअरिंग डेल्टा पी बाय पी नॉट ए इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन। मिथिलेश, दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी उधर नहीं, मेरी तरफ। दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या थी? एक थी रिलेटिव लोअरिंग, दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या करी हमने ना? दूसरी कौन सी करी? ऑस्मोटिक। उसका फॉर्मूला क्या था? बाकी लोग शांत रहे। ऑस्मोटिक प्रेशर का आज भी इस्तेमाल किया मैंने शुरू में क्लास में, और लास्ट क्लास तो थी चलो थ्योरी पे, और आज उसके क्वेश्चंस भी किए हैं। कॉपी में देखो अपनी, ढूंढो। अर्जुन, लेट हिम फाइंड। अपनी कॉपी में नहीं ढूंढ के, मनन की कॉपी में देखा है। एग्जैक्टली क्यों? अरे यार, अभी भी कॉपी लाना भूलेंगे। आजकल 11th वाले ना बहुत ही इनोसेंटली, और मैं मान भी रही हूँ चुपचाप, है हमारा एक बच्चा जैसे ही डीपीपी का होमवर्क, मैं वो वाली कॉपी ना घर भूल गया, मैं कहती अच्छा कोई बात नहीं, अगली क्लास में ले आना। उनके सामने तो मुझे पोकर फेस बनना पड़ रहा है कि हाँ बेटा पता मेरे को, तू भूल गया या क्या है, लेकिन आई एम पोकर फेस इन फ्रंट ऑफ देम। ओके ओके, अभी सुधरने का टाइम देते हैं। बेटा जी कॉपी चाहिए मेरे को, पिछली क्लास से आप रिलेट नहीं कर पाएंगे। पाई इज इक्वल्स टू सी आर टी। तो सभी लोग अगर हो सके एक बार चारों फॉर्मूला अपने पास लिखिए। आई नीड इट इन नेक्स्ट क्लास। अब मैं आपको बस पढ़ाना छोड़ रही हूँ, ठीक है? आज आपकी क्लास ऑफ कर रही हूं मैं, लेकिन एक बार मेरे को चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का फॉर्मूला चाहिए सभी के पास। डेल्टा टी बी एस के बी इंटू मोलालिटी, डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू के एफ इंटू मोलालिटी। ये चार आपने देखा, जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको कराए, ज्यादातर क्वेश्चन में सॉल्यूट कौन से थे? और किसी जगह कोई क्लोरोफॉर्म ले लिया होगा मैंने, सारे यही है। एक भी बेंजीन सॉल्वेंट रहा है वैसे, पर चलो सोल्यूट भी, एक भी जगह आपने देखा हो मैंने सोल्यूट, एग्जाम्पल तो नमक 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 चलता रहा है, लेकिन मैंने एक बार भी NaCl नहीं लिया, मैंने KCl नहीं लिया, मैंने KNO3 नहीं लिया, मैंने कॉपर सल्फेट नहीं लिया, मैंने सोडियम कार्बोनेट, सोडियम सल्फेट, कोई सॉल्ट नहीं लिया, एक भी इलेक्ट्रोलाइट नहीं लिया। तो अगली क्लास जो हमारी इस चैप्टर की एंड क्लास होगी,